नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का, किसान भाई बहनों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारे जो विषय है उसका संबंध है कि कृषि और संबंध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। हमारे जो भाई बहन आज प्रोग्राम देख रहे हैं, किसान भाई बहन, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जब हम खेती की बात करते हैं तो जनरली जो खेती की बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ कृषि से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि से जुड़े हुए ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के बहुत सारी संभावनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो हमारे युवा वर्ग है, उनको इस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी ना होने से वो अलग अलग क्षेत्रों में पलायन करते जा रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि जो हमारे ये किसान भाई बहन और जो हमारे युवा वर्ग अलग अलग क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं कृषि को छोड़ करके, वहाँ पर भी उनको संतुष्ट रोजगार नहीं प्राप्त होता है। अगर हमारे किसान भाई बहन और हमारे युवाओं को कृषि से जुड़े हुए जितने भी अवसर के बारे में अगर सही समय पे सही जानकारी उपलब्ध हो तो निश्चित तौर पे उन्हें कृषि से बहुत ही अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ उन्हें बहुत तरह के रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसी बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए, ताकि हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनको मालूम चल सके कि कृषि और उससे जुड़े हुए कौन कौन से क्षेत्रों में अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। तो इसी बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर एस.के. जमीर अहमद, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और प्रभागाध्यक्ष हैं सामाजिक विज्ञान प्रभाग के, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर नागेश राम, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं KVK के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जयसुंदर, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पशु विज्ञान प्रभाग के। तो हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज आपको बताएंगे कि कृषि और उससे जुड़े हुए वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें अगर हमारे युवा समय रहते अगर प्रयास करें तो उन्हें बहुत ही बेहतर संभावनाएं भी हैं और उन्हें बहुत ही बेहतर रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगी। तो सर, सबसे पहले मैं डॉक्टर एस.के. जमीर अहमद जी से पूछना चाहूँगा कि सर, वो कृषि और जब हम संबंध क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो इसका विस्तार से अर्थ क्या है? ये कृषि और उससे जुड़े हुए कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हमारे किसान भाई बहनों को और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं? सर, जैसे कि आपने ये सवाल किया कि कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ ऐसा कौन कौन सा फील्ड है जिसके बारे में जानकारी हमारी वो या सिर्फ किसानों को नहीं, इवन हमारे जो युवकों हैं और हमारे आजकल के जो पेरेंट्स भी हैं उन सभी को भी बहुत सी जानकारी नहीं है। कृषि एक बहुत बड़ा ही क्षेत्र है, एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर में ही आपके पास में एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है। अगर हम फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज़ में भी एक्वाकल्चर है, मैरीकल्चर है। हमारे जो साथ में कोलीग डॉक्टर नागेश राम बताएंगे आपको डिटेल में इसके बारे में। साथ साथ में अगर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे अब तो हॉर्टिकल्चर में आपका फ्लोरिकल्चर है, ओलरिकल्चर है, पोमोलॉजी है, लैंडस्केपिंग है, आर्किटेक्ट है। काफ़ी फील्ड इतना वाइड है कि जिसका कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन क्या है जानकारी, अभी हम जैसे कि इन्फॉर्मेटिक्स की बात करेंगे, हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे हम, तो सिर्फ एग्रीकल्चर सिर्फ कृषि नहीं है, इसमें बहुत सा अलग अलग फील्ड है जिसमें हर कोई सिर्फ अपने हमारे किसान भी नहीं, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवकों और हमारे इवन जो पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों के लिए एक नया आयाम सोच रहे हैं, इसका जानकारी लेकर उनको एक नया दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद सर। तो देखा आपने कि हमारे पास जो कृषि की जब हमने बात की थी शुरुआत में, तो कृषि से जुड़े हुए कितने तरह के क्षेत्र हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को संभावनाएं हैं और जिसमें बहुत से लोगों को जानकारी कम होती है। तो मैं अगला सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर नागेश राम जी से, जो फिशरीज में एक्सपर्ट भी हैं। सर, हमारा जो ये द्वीप समूह है ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी का अथाह सागर है। साथ ही साथ हमारे पास इन द्वीपों में स्वच्छ पानी भी, जो जिसे हम मीठा पानी वाटर बोलते हैं, मीठा जल, उसकी भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। तो सर, हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो हमारे युवा हैं, उन्हें फिशरीज सेक्टर में अगर जाना हो तो उसमें क्या संभावनाएं हैं? अमित जी, आपने बहुत सही जो प्रश्न किया है कि हमारे जो द्वीप में युवा वर्ग है, हमारे मत्स्य पालक है, जो किसान हैं, उनको मत्स्य क्षेत्र में कहाँ कहाँ अवसर प्राप्त है जिससे कि अपने रोजगार के साथ साथ आमदनी भी कर सकते हैं। आपने कहा कि हमारे जो द्वीप समूह के जो समुद्र है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्कोप फिशरीज डेवलपमेंट का है। हम यहाँ पर मैं कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा वर्ग है उनको अगर केज कल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए समुद्र की तरफ में, जहाँ पर मैं कि जिंदी मछली जो पकड़ करके ला कर रखें और लाइव फिश का एक ट्रेड यहाँ पर में शुरू किया जाए तो काफ़ी युवा वर्ग उसमें अपना इनकम का
एक सोर्स बना सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मैं ये जो हमारे यहाँ टूरिज़्म का जो इतना बढ़ावा हो रहा है, एक टूरिज़्म सेक्टर भी इस केज कल्चर के द्वारा डेवलप हो सकता है। दूसरा बात है, जो फिशेस यहाँ पर में आते हैं हमारे लोकल मार्केट में, हमने देखा कि मैक्सिमम जो फिशेस है एक्सपोर्ट हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो युवा वर्ग है, जो नई तकनीक द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा में जो फिश स्टॉल अभी निकला है मेनलैंड की तरफ में, उस स्टॉल को यहाँ पर में जगह जगह पर स्थापित करें। और जहाँ पर में कि जो हमारे फिशरमैन भाई हैं, समुद्र से मछली पकड़ के लाते हैं, उनसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो नाबार्ड के द्वारा बनता है, वो बना करके इस फिश स्टॉल को हर एक एरिया में खोले, जहाँ पर कि लोगों को भी मछली कम दाम में अच्छे क्वालिटी का मछली मिल सकता है और हमारे युवा वर्ग को अच्छे से अच्छा आमदनी उसमें हो सकता है। फिर मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा फिर मीठे पानी की तरफ। जैसे आपने कहा, मीठे पानी में के क्षेत्र जो है, अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी हाल ही में देखिए कि जैसे ही गर्मी शुरू हो जाता है तो लोग पानी के लिए इधर से उधर भटकते हैं, पानी के लिए मारपीट भी होता है। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्रशासन जिस तरह से यहाँ पर में सहयोग दे रहा है किसानों को अपने ज़मीन पे तालाब बनाने के लिए, उसमें से कई फ़ायदा है। एक तो तालाब बनाने से जो पानी उसमें होगा, इरिगेशन के लिए अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी वो पानी को यूज़ कर सकते हैं, और उसी तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। मीठे पानी का जो मछली मिलता है उसका पालन करके किसान और उनके जो फैमिली में युवा वर्ग है उससे आमदनी उठा सकते हैं। इन मछलियों का अगर प्रजनन करना सीख जाए हमारा युवा वर्ग, तो मछली बीज का बहुत अधिक डिमांड है हमारे द्वीप में। लोग बाहर से ला करके मछली के बीज हमारे द्वीप में बेचते हैं, जिसके साथ साथ अनचाहे जो मछली है वो भी आ जाती हैं। तो अगर किसान साथी या हमारे युवा वर्ग इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो ये निश्चित है कि हमारे लोकल जो सीड प्रोडक्शन या हम करेंगे उसमें से हमारे किसानों को हर समय जब भी वो चाहे बीज उनको उपलब्ध हो सकता है। और बीज बनाने का जो समय होता है मई से लेकर के जुलाई तक के महीने में होता है। इस 2 महीने का जो टाइम होता है उसमें एक युवा अगर खुद फिश सीड प्रोड्यूस करता है तो 2 से 2.5 लाख रुपए एकदम नेट इनकम उसका फिश सीड बिक्री करके ही हो सकता है। और ये बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पर में है। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने फ़िश स्टॉल बताया, वहाँ पर भी ला करके ये अपने जो फ़िश को बेच सकते हैं। फिर जब अगर तालाब है उसके पास में, तो उसमें इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल मौसम चेंज हो रहा है, हमारा द्वीप में भी अब देखिए बहुत सा मौसम चेंजेस आ रहा है, तो वहाँ पर में इंटीग्रेशन विद अदर कंपोनेंट्स उसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक कंपोनेंट्स फेल होता है तो किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, दूसरा कंपोनेंट्स उसका भरपाई कर पाएगा। और इसका जो फीकल या जो वेस्टेज होता है दूसरा कंपोनेंट्स के लिए एक इनपुट्स का काम करेगा, जिसके लिए खर्चा भी कम होगा और कम मेहनत से एक छोटा सा एरिया में अधिक से अधिक पैदावार लेकर के किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। फिर हमारे जैसे आपने शुरू में ही कहा कि कई युवक बहुत पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि फिशरीज सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है हमारे द्वीप के युवाओं के लिए। वे आगे अपना किसी कॉलेज में, फिशरीज कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। विदेश में हमारा फिशरीज के जो ये टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं इनका बहुत डिमांड है, विदेशों में भी जाकर के वे अपना काम रोजगार कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का युवक अगर हमारे देश में किसानों तक अपना ज्ञान को पहुँचाए तो हम नहीं समझते कि हमारा किसान किसी भी तरह का नुकसान होगा, और अधिक से अधिक किसानों को भी ये फ़ायदा होगा। तो एजुकेशन क्षेत्र में भी हमारे युवाओं का बहुत अच्छा स्कोप है, और फिशरीज़ के क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेजेस हमारे देश में हैं जहाँ पर मैं ये अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करके किसानों के लिए फिशरीज सेक्टर को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो सर आपने बताया कि जो कृषक हैं, जो हमारा कैरी है, और उसमें कई तरह का जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें बताया आपने कि फिश का जो फिश है उसका सीड प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो सर क्या जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये क्या इन लोगों को ट्रेनिंग देता है, या जो हमारे फार्मर्स हैं वो कैरी से संपर्क करके अगर वो इस तरह के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहें तो क्या उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध हो सकती है, या उसके बारे में कैसे वो कांटेक्ट करें हमारे? देखिए, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे द्वीप समूह में 3 डिस्ट्रिक्ट है, और 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है जी।
हर एक डिस्ट्रिक्ट के युवा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से या आसपास में जो भी फिशरीज डिपार्टमेंट का जो सब ऑफिस है, स्टेशन है, वहाँ पर मैं कांटेक्ट करके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इस क्षेत्र में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ इनपुट्स भी हम उनके साथ में उनको देंगे, जैसे कि हापा वगैरह ज़रूरत है शुरू में जी, ताकि वो अपना जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, ये फिश सीड बनाने के लिए यूज़ करे। जिस तरह का ट्रेनिंग उनको चाहिए वो पूरा ट्रेनिंग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे द्वीपवासियों को, हमारे जो युवा वर्ग है खास करके, उनको हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो इस समय जो हम देख रहे हैं हमारे युवा वर्ग जो है खेती से दूर भाग रहा है जी, और हमको उन युवा वर्ग को ही खेत में रोकना है, अच्छे से अच्छी जानकारी देना है ताकि हमारा जो खेती बाड़ी का काम बराबर चलता रहे और युवा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाए, उनको भी अपना कुछ स्वयं का रोजगार होगा। क्योंकि थोड़ा पढ़ने के बाद में, 10th करने के बाद में या 12th करने के बाद में हमारा युवा वर्ग गाँव से शहर की तरफ जाते हैं नौकरी की तलाश में। वहाँ पर में उतना उनको पैसा भी नहीं मिल पाता है और ठीक प्रकार का नौकरी भी नहीं मिलता। तो हम चाहेंगे कि फिशरीज़ के सेक्टर में जितने भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो हमारे कृषि विज्ञान के अंदर सक्षम है उनको इस बात में तैयार करने के लिए। और हम युवा वर्ग से, किसानों से कहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमसे जुड़ें और ये फिशरीज से आधारित जो भी क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट जरूर करें। तो ये फिशरीज सेक्टर के बारे में बात हुई, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जसविंदर सर। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये हम जब पशु विज्ञान प्रभाग हमारा है, जो एनिमल साइंस डिवीज़न है, तो सर हमारा जो ये द्वीप समूह है, इसमें एनिमल साइंस सेक्टर में क्या क्या रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं हमारे इन किसान भाई बहनों के बीच में, जिसके माध्यम से वो अपना आय का साधन बना सके? जी अमित जी, जैसा आपने बताया कि जो पशुपालन का जो क्षेत्र है इन द्वीप समूह के लिए, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पशुपालन जो यहाँ पे विकसित हुई है ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे अपने साथ पशु भी लाए थे, उसमें शामिल थे गाय, बकरी, सुअर, घोड़े, ये इनको लाए थे। अपना जो उनका जो मांस और जो अंडे और जो दूध, इन तीनों चीज़ की ज़रूरत उनको पड़ी थी। इन तीनों चीज़ की आपूर्ति के लिए उनको यहाँ पे लाए थे। तो यहाँ पे उतनी पुरानी नहीं है जितना हम मेनलैंड में या मुख्य भूमि में देखते हैं। और यहाँ पे बहुत ही एक अपार संभावना है यहाँ पे पशुपालन की। यहाँ पे पशुपालन में हम मेनली हम देखेंगे कि यहाँ पे गाय है, भैंस है, बकरी है, सुअर है और मुर्गी है। ये मुख्य रूप से ये 5 जो है पालतू जो पशु हम जिसे कहते हैं यहाँ पे पाई जाती है। इनमें और भी हम देखेंगे कि जैसे आपने जिक्र किया, हमारे जो सहयोगी डॉक्टर ज़मीर और डॉक्टर नागेश ने भी जिक्र किया कि अभी के जो युवा वर्ग है और जो किसान भाई है कृषि से अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक ये भी है कि रोज़गार की एक समस्या है। इन द्वीप समूह में भी ये समस्या है। लेकिन अगर कृषि को ही अगर ये रोज़गार का एक रूप में देखें तो मैं समझता हूँ कि उसको भी एक रोज़गार का एक जरिया अपना के बहुत ही अच्छा से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अपार संभावना है। जैसे मैंने कहा पशुपालन में, जैसे हम बात करते हैं कि मुर्गी पालन हम हालांकि यहाँ पे देखते हैं कि आप जो सफ़ेद वाली मुर्गी हम जो जिसे कहते हैं लेयर और ब्रॉयलर मुर्गी, ये काफ़ी एक बड़े कमर्शियल तौर पे यहाँ पे इन द्वीप समूह में है। हमारे पूरे इन भारतवर्ष में भी है, पूरे विश्व में भी है। एक बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ रेट हम देखे हैं। हमारे इन द्वीप समूह में भी हम पिछले कुछ दशकों में भी काफ़ी जो पोल्ट्री प्रगति की है, काफ़ी अच्छी प्रगति की है। वहीं पे लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जोर देना चाहूँगा, देसी जो मुर्गी होती है, देसी मुर्गी हमेशा इसकी जो है मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है। और हमारे इन द्वीप समूह में एक निकोबारी जो एक मुर्गी है, एक देसी मुर्गी है, बहुत ही विख्यात है और इसके बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। इसमें ज़्यादा जो है मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर भी नहीं होती है। इसको पालने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसमें ना तो ज़्यादा बीमारी होती है, खिलाने पिलाने का खर्च भी बहुत कम आता है। हमारे जो युवा वर्ग है, किसान है, हमारे संस्थान के माध्यम से हम निकोबारी जो फाउल है, जो मुर्गी है, इसको हम देते रहते हैं, किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। एक बहुत ही एक अच्छा जरिया बन सकता है रोजगार का। बहुत सारे किसान भाई और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन निकोबारी मुर्गियों को अपनाकर बहुत ही अच्छा से जीविका चला रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो एडप्टेड विलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोगों ने इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमने
सेट किया है। इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत ही कम लागत आता है, इसमें मृत्यु दर भी कम होती है, इसको अपना सकते हैं ये निकोबारी जो मुर्गी है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा जो रोज़गार का एक साधन हो सकता है बकरी पालन। बकरी पालन यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा संभावना है। बकरियों की हम हमेशा देखते हैं कि बाज़ार में जो चिवन जो कहते हैं, बकरियों का जो मांस है उसे हम चिवन कहते हैं, इसकी हमेशा मांग रहती है। और आजकल आप देखेंगे कि 600 रुपये प्रति किलो में भी नहीं मिल पाता है, तो इसका भी बहुत ही अच्छा एक डिमांड है। और इसको बकरी पालन में भी बहुत ही कम लागत आता है, कम जगह में आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाय पालन के लिए भी थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों की समस्या है, दाना और जो है उसमें चारा। ये दोनों चीज़ के लिए भी हमारे संस्थान ने कई तकनीकी डेवलप किए हैं, और उन तकनीकों को अगर किसान भाई या तो युवा वर्ग अपनाना चाहे तो इसके माध्यम से गाय पालन को भी अच्छा सा एक ये दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि करीब 50% जितना हमें दूध चाहिए उतना हमें नहीं मिल पा रहा है। करीब 50% जो है मिल्क का हमें डिमांड है, जितना प्रोडक्शन है उतना जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है। तो गाय पालन के लिए भी हमारे संस्थान ने बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी विकसित किया है, तो इसको भी युवा जो रोज़गार है बहुत ही अच्छा इसको अपना सकता है रोज़गार का माध्यम से। और चौथी जो मैं बताना चाहूँगा जो सुअर पालन है। सुअर पालन एक ऐसा जो पशुपालन में एक ये पशु है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा होता है। अगर आप 1 रुपये लगाएंगे तो कम से कम आपको 4 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा इसमें सुअर पालन ये कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे संस्थान ने कई सारे तकनीकें विकसित की हैं, कैसे उसको पालें, कैसे रखें, कौन सा नस्ल का सुअर पाला जाए, क्या खिलाना चाहिए। यहाँ जो भी उपलब्ध है, क्योंकि मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया था, दाना और चारा, यहाँ पे हमारे इन द्वीप समूह में समस्या है, लेकिन हमारे संस्थान में ऐसी तकनीकी हमने डेवलप किए हैं कि यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के मौसम के हिसाब से जो चारा यहाँ पे उग सकता है उसमें हम लोगों ने काम किया है, और उसके जो टेक्नोलॉजी है हमने विकसित किया है। तो मैं ये मोटे तौर पर बताना चाहूँगा कि ये जो 4 जानवरों का मैंने नाम लिया है, ये गाय, बकरी, सुअर और मुर्गी, इन चारों को अगर किसान भाई अगर रोज़गार का माध्यम अगर रूप में अगर बनाए तो अच्छा से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पूरी जो जानकारी है टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे जैसे डॉक्टर ज़मीर ने बताया कि सामाजिक विज्ञान उनका जो यूनिट है, उन्होंने एक विकसित किया है माइक्रो बिजनेस मॉड्यूल। मतलब इसको पूरा एक बिजनेस के तरीके से भी उसको आप और हम उनको एक जो प्रोजेक्ट भी हम बना के उनको दे सकते हैं। कैसे जो हमारे जो युवा वर्ग हैं जो अभी उनको रोज़गार अगर नहीं मिल पा रहा है, या तो किसान भाई इसको अगर थोड़ा सा बिजनेस के जरिए में या तो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के तौर में अगर उसको करना चाहें, उसके लिए भी हम मदद कर सकते हैं। उसका जो पूरी जो टेक्निकल जानकारी है हम उन्हें देंगे। हमारे संस्थान ने इसके लिए विकसित किया है, और इसके लिए जो नाबार्ड और दूसरी जो बैंक संस्था है जैसे SBI, वो भी इसके लोन के लिए सपोर्ट करती है। जी। तो मतलब सर लोग कहते हैं कि जहाँ समस्या है वही संभावनाएं भी हैं। तो इसका मतलब है जो दाना का जो क्षेत्र है, बताया ऐसा कि दाना का क्षेत्र है, थोड़ी कमी है उसका, थोड़ा चारा के क्षेत्र में। तो अगर हमारे युवा इसमें आगे बढ़ें और इन्हें अगर बैंक से सपोर्ट नहीं मिले तो शायद इसमें एक संभावनाएं आगे आ सकती हैं सर। जी जरूर। तो सर आप बताया आपने, तो उसके साथ ही साथ आपने एक नाम भी लिया सर माइक्रो बिजनेस मॉड्यूल का, जो बताया कि जिसमें बहुत सारा, और सर ने उन्हें बनाया सर आपने। तो सर ये माइक्रो बिजनेस मॉड्यूल है क्या सर, और इससे हमारे युवाओं को क्या, किसान भाई बहनों को क्या फ़ायदा है? हमें जैसे कि आपने डॉक्टर जयसुंदर से सुना जी, और जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि एग्रीकल्चर बहुत ही ब्रॉड है, एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला है ये, जिसके तहत में सारे डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर नागेश ने बड़ी बखूबी से फ्रेश वाटर फिशेस और इवन मैराइन के बारे में और अच्छे अच्छे आयाम के बारे में बताया उन्होंने। डॉक्टर जयसुंदर ने भी आखिरी में माइक्रो बिजनेस मॉडल के बारे में बताया। तो हमारे जो संस्थान है, जितने भी वैज्ञानिकों का KVK के जितने भी SMS और PC मिल के हम लोगों ने एक माइक्रो बिजनेस मॉडल तैयार किया है, जो कि वही टेक्नोलॉजी चलेगा जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी के साथ में मार्केट जुड़ा हुआ है। तो ये माइक्रो बिजनेस मॉडल में 14 टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करके वो एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड में ये जो मार्केट ड्रिवन है, यानी कि इसमें नाबार्ड भी है और लीड बैंक भी मिला हुआ है जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो ये जो हमें अगर मेंशन इसमें टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ब्रॉडबैंड फॉरेस्ट सिस्टम, एग्रीकल्चर में आप जाएंगे बात करेंगे तो, और अगर आप फिशेस में बात करेंगे तो
कंपोजिट फिश कल्चर है, सीड प्रोडक्शन के बारे में जो डॉक्टर नागेश ने बताया था, इवन मड क्रैब फैटनिंग के बारे में, और अभी नया टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है इसमें, जो सीड विलेज प्रोडक्शन ऑफ ट्रूथ फ्री लेबल सीड, जो बीजे की बहुत ज़रूरत पड़ती है धान की बीजे की, उसको ट्रूथ फ्री लेबल सीड प्रोडक्शन करने का टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है इसमें। वर्मी कंपोस्ट है, फ्लोरिकल्चर है, और गोड फार्मिंग, इवन कोयल फार्मिंग भी हमारा उसमें है, पिग फार्मिंग है। तो ये सब टेक्नोलॉजी को, स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी को एक माइक्रो बिजनेस मॉडल में के फॉर्म में, तो बैंकेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसान या युवा अगर वो अपने आप को एक रोज़गार की तरह कोई भी चीज़ अपनाना चाहता है तो उसे चाहिए एक बैंकेबल सपोर्ट, और ये बना बनाया स्टैंडर्डाइज हमारे संस्थान में है, हमारे संस्थान के वेबसाइट में है। किसी भी कोई भी हमारे जितने भी यहाँ के किसान भाई हैं, युवा हैं, या तो केवी के थ्रू से भी वो हमारे संस्थान के निदेशक को लिख सकते हैं, या तो हमारे वेबसाइट में, कैरी के वेबसाइट में जाकर माइक्रो बिजनेस मॉडल उसमें रखा हुआ है, उसको डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और जितने भी विशेषज्ञ वहाँ पर हैं उनसे भी मिल सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको और कुछ बातें इस बारे में, क्योंकि संस्थान में सिर्फ हमारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप होकर जो स्टैंडर्डाइज होता है वो तो किसानों को मिलता है, साथ साथ में डॉक्टर नागेश ने कहा था कि ट्रेनिंग वगैरह दे के उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। विलेज ऑटोमेशन प्रोग्राम एक हम लोग का है, 3 केवी के जो तीनों डिस्ट्रिक्ट में है, इनका पहुंच तो सारी जगह पर है। साथ साथ में एक आउटरीच सेंटर भी है, वो भी एक एक्सटेंशन विंग है जो केवीके को सपोर्ट करता है डिलीपुर में। और बाकी जितनी भी कस्टमाइज प्रोग्राम है, कस्टमाइज प्रोग्राम से कि काफ़ी एनजीओस है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स है, ये भी अपनी अपनी गुजारिश या अपने अपने रिक्वायरमेंट ये हमें भेजते हैं संस्थान को, और संस्थान इसको बखूबी इसको तैयार करके जितने भी ट्रेनिंग्स आते हैं वो ट्रेनिंग करके उनको देते हैं। तो ये रहा हमारे कुछ बताने के बारे में। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब बात होता है एजुकेशन का, क्योंकि अभी हमारा जो युवा हैं वो वाकई में एग्रीकल्चर की तरफ बहुत कम जाते हैं, और एग्रीकल्चर जाने का वजह भी कहो है वो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग उनको ठीक से बताया नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं लिया गया है। मेरे कोलीग डॉक्टर जयसुंदर ने, वो तो पीजीएसएल के इंचार्ज भी है, उन्होंने ये बताया, हमारे डॉक्टर नागेश ने बताया कि किस तरह से फॉरेन कंट्री में भी इनका डिमांड है, लेकिन इंडिया में भी इसका बहुत, हमारा भारत तो आपको पता है कि कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कृषि छोड़ के किसी और आय में जाए क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे, अगर जब भी हमारे देश को कृषि जरूरत पड़ी तो कृषि हमेशा खड़ा रहा। अगर आप ग्रीन रेगुलेशन का बात करेंगे तो कृषि था, कृषि से हुआ है। अगर आप ब्लू का बात करेंगे तो वो फिशरीज से हुआ है। अगर आप गोल्डन रेवोल्यूशन का बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से है। अगर येलो रेवोल्यूशन का बात करेंगे तो फिर वॉल सीड क्रॉप से है। तो कहाँ कृषि हर जगह में जुड़ा हुआ है। तो ये हमें चाहिए और हमारे युवा को चाहिए कि इसमें आगे आए, इसको एक आयाम की तरह ले, ताकि आप अपने लाइन डिपार्टमेंट्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, मैनेजमेंट में, लेक्चर कॉलेज में, हर एक स्तर में इसका अपॉर्चुनिटी है। आप लोग हर जगह पर जा सकते हैं और बड़ा कामयाबी से एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो इसका मतलब सर ये है कि जो हमारा कैरी है, अगर वहाँ पे जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो हमारे दर्शकगण हैं, जो हमारे युवा हैं, अगर वो आते हैं तो लगभग उनसे जुड़ी हुई जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो प्राप्त कर सकते हैं समय समय पे। तो सर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे सर डॉक्टर नागेश साहब जी से, जो आपका सर केवीके है सर, कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें क्या सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं सर इन लोगों को? देखिए, हमारे पास हर एक फील्ड का एक्सपर्ट मौजूद है जी। और जिस तरह का ट्रेनिंग हमारे किसानों को या युवा वर्ग को चाहिए हम उसको दे पाएंगे। दे देते हैं सर। तो बिल्कुल, तो देखा आपने जो है कि ये जो है एक कि कैसे हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो हमारे केवीके है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इसमें हम अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर आपसे कि सर जो हमारा जो क्षेत्र है, जो बताया जो हमारा एनिमल साइंस, तो उसमें जो हमारा जो ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपने बताया कि जो दूध की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो हमारा बाकी सेक्टर है, जैसे पोल्ट्री सेक्टर है, अंडे का, या हमारा जो बर्ड्स का है, तो क्या उसकी सप्लाई भी बराबर उतनी है या कुछ कमी है सर? यहाँ या पे इसमें भी संभावनाएं उपलब्ध हैं सर? नहीं, इसमें भी संभावना है। जैसे मैंने जिक्र किया था, दूध की काफ़ी इसमें संभावना है, क्योंकि जितना हमें चाहिए उतना प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुर्गी की जो है यहाँ पे काफ़ी हमारा यहाँ पे पर्याप्त ये है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने जिक्र किया था जो देसी मुर्गी का, जी, उसमें काफ़ी अपार संभावना है, क्योंकि उसका जो डिमांड है काफ़ी रहती है और उसकी जो कीमत है 10 रुपये 15 रुपये प्रति एक जो अंडा है ये रहती है। तो मैं जितने भी युवा वर्ग है उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि जो भी आप लोगों को तकनीकी जो भी सहायता चाहिए, आप जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे संस्थान से
संपर्क कर सकते हैं संपर्क कर पूरी सकते जानकारी हैं। के। तो इसके बारे में तो जो भी जानकारी जी। चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते मैं हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आने वाले महीने में अप्रैल 9 और 10 अप्रैल 9-10 को किसी आइलैंड किसान मेला और फार्म यूनिवर्सिटी मीट आयोजित किया जा रहा है हमारे संस्थान में 9 और 10 तारीख को, अप्रैल 9-10। और हम जिसमें सारे टेक्नोलॉजी जो हम लोग बात कर रहे हैं और इससे भी नई जुड़ी हुई और भी टेक्नोलॉजी है उसमें शोकेस किया जाएगा। और इसमें किसान भी आएंगे, उनकी भागीदारी रहेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट से किसान आएंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी किसान भाइयों, युवाओं, इवन जो पेरेंट्स हैं वो इस किसान मेला में आए, हमारे निदेशक महोदय को एक खत लिखें और उसके बाद से हमारे इस मेला में आके जितना भी फ़ायदा उठा सके उठाने की कोशिश करें। तो आप जैसा बताया साहब कि अभी किसान मेला भी होने वाला है, जी, तो वो भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां हमारे किसान भाई बहन, हमारे जो दर्शकगण हैं, जो हमारे युवा हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा और जो हमारे किसान भाई बहन हैं, आपने देखा कि कृषि जो हमने शुरुआत की थी कि कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र, तो बहुत से लोगों को, बहुत से दर्शकों को, किसान भाई बहनों को जानकारी कम होती है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से रोज़गार के अवसर हैं। तो हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने आपको लगभग जितने भी क्षेत्र होते हैं कृषि और उससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। और हमें उम्मीद ही नहीं, अपितु विश्वास है कि आप इस क्षेत्र का जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसका फ़ायदा उठाएंगे और जो कृषि का क्षेत्र है उससे जुड़े रहेंगे। और अगर इससे जुड़े रहेंगे और अगर अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत ही अच्छी आमदनी भी होगी और आपका एक बहुत ही अच्छा आय का कृषि जो है वो एक साधन भी बनेगा। तो इसके साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।